नमस्कार। कृषि संस्कृति चैनल में आज एक बार फिर आपके सामने मैं विनोद कुमार सचान। विषय है भूमि की उर्वरता एवं फसलों की उत्पादकता का। देश का हर किसान अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना चाहता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई बार वो अपनी जो फसल बोता है, गेहूं की, धान की, गन्ने की, आलू की, किसी भी फसल की, तो वो वैज्ञानिकों से सलाह लेता है कि साहब मुझे गेहूं की फसल बोनी है या धान की फसल बोनी है, गन्ने की फसल बोनी है। हम अपने खेत में संतुलित उर्वरक कौन से डालें, कितनी मात्रा में डालें। तो देश के 14.5 करोड़ किसान और 14.5 करोड़ हेक्टेयर लगभग जमीन और बहुत सारी फसलें और उपाय एक जैसा, यानी कि देश में अगर कोई किसान टेलीफोन के माध्यम से किसी कृषि अधिकारी से, कृषि वैज्ञानिक से ये पूछे कि हमको गेहूं की फसल बोनी है और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कितनी मात्रा डालनी है, तो एक उत्तर मिलता है 120, 60, 40, यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, 60 किलोग्राम फास्फेट देना है, 40 किलोग्राम पोटास देना है। देश के किसी भी प्रांत का किसान हो, कैसी भी उसकी ज़मीन हो, गेहूं की कौन सी प्रजाति बो रहा है, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही उत्तर मिलता है कि 120, 60, 40। कई बार कई लोग ये कहते हैं कि मिट्टी की जांच करा लो, उस मिट्टी की जांच के बाद फिर वो जो संस्तुतियाँ मिलेंगी तो उसके अनुसार उर्वरक का प्रयोग करना। और जो किसान भाई मिट्टी की जांच कराते हैं तो जांच कराने के बाद भी रिजल्ट यही मिलता है कि 120, 60, 40। ये विषय बहुत संवेदनशील है और अगर किसान इस विषय को बारीकी से नहीं समझता है तो फिर उसको परेशानी होती है। आज उस विषय को मैं आपको बारीकी से समझाता हूं कि मिट्टी की जांच करानी है या मिट्टी की जांच स्वयं कर लेनी है। देखिए, ये मैंने लिखा है मृदा में जीवांश कार्बन और फसल उत्पादकता, इसका एक कोरिलेशन है आपस में। मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा ही डिसाइड करती है कि इस खेत में अमुक फसल की पैदावार क्या हो सकती है। फर्टिलाइजर का प्रयोग करके हम उपज को थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये मैंने जीवांश कार्बन स्तर बताए हैं। जो कृषि विभाग की नीतियां हैं, जो उसके अनुसार अगर मिट्टी की उर्वरता की बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है: अति न्यून, न्यून, मध्यम और उच्च। यानी कि अति न्यून उर्वरता की मृदाएं जिनमें जीवांश कार्बन 0.20 तक होता है, यानी 0.1 से 0.2 तक जीवांश कार्बन स्तर की जो मृदाएं हैं उनको कहते हैं अति न्यून, अति दोहित, यानी वो अनफर्टाइल सॉइल है। फिर 0.21 के बाद 0.5 तक इनको कहते हैं न्यून उर्वरता की सॉइल, यानी कि इनकी उर्वरा शक्ति न्यून है, अति न्यून नहीं है लेकिन न्यून है, यानी कमजोर है। उसके बाद 0.51 से 0.8 तक कहते हैं कि इनकी उर्वरता स्तर मध्य है, और 0.81 से ऊपर 0.1 तक ये उच्च उर्वरता की भूमियां कहलाती हैं। देश में जो न्यून उर्वरता की मृदाएं हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 21% लगभग मिट्टियां ऐसी हैं जिनकी उर्वरता अति न्यून स्तर की है। 67% मिट्टियां ऐसी हैं, भूमियां ऐसी हैं जिनकी उर्वरता स्तर न्यून की है, और 7% भूमियां ऐसी हैं जिनकी उर्वरता स्तर मध्य की है, और 1% केवल भूमियां ऐसी हैं जिनकी उर्वरता उच्च स्तर की है। तो उच्च मृदा उर्वरता जिनकी है 1% लोगों की, उनको तो कभी प्रॉब्लम है नहीं कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें, क्योंकि उनकी तो फसल का उत्पादन जो है वो प्रॉपरली हो जाता है। जैसा बीज होता है उसी अनुसार उनकी फसल मिल जाती है। परेशानी होती है जो 0.1 से लेकर के और 0.5 तक के लोग हैं।
अधिकांश मैंने बताया कि करीब 91% मिट्टियाँ हमारी यहीं पर आकर के सिमट जाती हैं। 0.50 से अधिक जीवांश कार्बन किसी मिट्टी में नहीं मिलता है। तो अब उनको 120 60 40 बनाए बगैर मिट्टी की जांच कराए बोल दिया जाए या मिट्टी की जांच कराई जाए तो भी 120 60 40 ही आता है। लेकिन हम यहाँ आपको ये समझाना ये चाहते हैं कि 0.21 और 0.5 यानी 2 और 5 में जब फर्क देखेंगे तो 2.5 गुना ज़्यादा है। 2 से 5 2.5 गुना ज़्यादा है। यानी 0.21 जीवांश कार्बन जिस मिट्टी में है और एक भूमि ऐसी जिसमें 0.50 जीवांश कार्बन है, यानी कि ये इससे 2.5 गुना ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन हम यहाँ भी 120 60 40 की बात करते हैं और यहाँ भी 120 60 40 की बात करते हैं। खैर, हम उस विषय पर बहुत गहराई से नहीं जाना चाहते। आम किसान को कि वो अपनी खेती को कैसे सुधारे, आम किसान को एक बात बताने जा रहा हूँ कि वो आगे चल कर के अपनी ज़मीन की उर्वरता कैसे सुधारे। तो देखिए, जीवांश कार्बन स्तर ये है, और अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास किसी ज़मीन में ना दें, मतलब विदाउट फर्टिलाइज़र के, जैसे आजकल चल रहा है प्राकृतिक कृषि यानी बिना रसायनों की खेती, जैविक कृषि बिना रसायनों की खेती, अगर किसी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.1 है और उसमें आप गेहूं की फसल बोते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास नहीं डालते, तो 1 हेक्टेयर से जो वैरायटी आप बोने जा रहे हैं उस वैरायटी की क्षमता 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की है। लेकिन हमने कहा कि परंपरागत खेती करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं और रसायन प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। और आप अपने खेत में गेहूं की फसल बो दीजिए, प्रॉपरली सारे पानी लगाना, और आपकी पैदावार अगर 7 से 10 कुंटल पर सिमट जाए तो आप समझ लेना कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.1 के आसपास ही है। अगर आपके खेत में 14 से 20 कुंटल गेहूं की उत्पादन मिल जाए बिना रसायन डाले, तो आपके खेत की जो उर्वरता स्तर है या जीवांश कार्बन की मात्रा 0.2 के आसपास है। तो ये मैंने श्रेणियां लिखी हैं और ये उत्पादन लिखा है। जिस ज़मीन में 0.9 और 0.1% यानी 0.9 से और 1% के मध्य में जीवांश कार्बन है, उनमें आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी आप 60 से 70 कुंटल यील्ड मिल जाएगी। मुद्दा ये, कई बार हमारा ये वाला किसान जो है 0.2 वाला हर साल प्रयास करता है, हर साल मिट्टी की जांच कराता है, हर साल वैज्ञानिकों से बात करता है कि साहब मेरा उत्पादन तो बहुत कम होता है, तो उसको वही 120 60 40 बताते हैं। फिर कभी लोग कह देते हैं तुम्हारे खेत में हो सकता है जिंक की कमी हो, तो फिर वो जिंक डालता है। कभी कोई कहता है सल्फर की कमी हो सकता है तो वो सल्फर भी डालता है। लेकिन उसकी पैदावार सब कुछ डालने के बाद बस वो 28-30 पर सिमट जाती है। अगर वो रसायन नहीं डालेगा तो केवल 14 से 20 मिलेगी, अगर रसायन डाल देगा तो 28 35 और 32 के आसपास, इससे ज़्यादा उसकी हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा ही फसल के उत्पादन को निर्धारित करती है। विषय मेरा ये है कि मनुष्य जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पशु जब बीमार होता है तो उसको पशु चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाते हैं और उसका वो टेम्परेचर नापता है और कुछ डायग्नोसिस और कुछ जांच कराता है, उसके बाद उसको इलाज बताता है। यहाँ क्या हो रहा है किसान के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, कि किसान का खेत तो दूर है, खेत जहाँ है वहाँ है, और किसान जाता है किसी डॉक्टर के पास, यानी कृषि के डॉक्टर के पास, उसको अधिकारी कह लो या उसको वैज्ञानिक कह लो, और वहाँ जा कर के बोलता है साहब मेरे खेत में जो है गेहूं की पैदावार बहुत कम होती है, मेरे खेत में आलू की पैदावार बहुत कम होती है, मेरे खेत में जो मैं आलू बोता हूँ उसमें ऐसी कोई बीमारी लग जाती है। और वो व्यक्ति जो जहाँ वो गया है वो वहीं बैठ करके कहता है ना इसकी कोई चिंता की बात नहीं, इस बार मिट्टी की जाँच करा लेना और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना। अब उसको पता ही नहीं होता है कि वो किसान मिट्टी की जांच करा करके मिट्टी की जांच के अनुसार ही संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करता है। लेकिन एक बार उसको और बता दिया गया मिट्टी की जांच कराओ और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो। अगर उसके खेत में कोई कीट व्याधि और खरपतवार की समस्या है तो वहीं बैठ करके उसको वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का नाम बता दिया जाता है कि अमुक दवा इतनी मात्रा में डालिए।
ये जो वीडियो मेरी है वो किसान भाइयों के लिए है कि इसको बारीकी से समझें कि अब जैसे किसी बीमारी की बात आप लेकर के गए कि साहब मेरी उड़द की फसल है, उसके पत्तियां पीली हो रही हैं, तो वो व्यक्ति हाइपोथेटिकली आपको एक इलाज बता देता है कि ये हो सकता है मोजैक हो, और मोजैक की बीमारी जो है मक्खी से होती है, और मक्खी के नियंत्रण के लिए आप ये इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करिए। अब उसके खेत में वो पत्तियां पीली क्यों हैं, यानी बीमारी जो है उसकी वजह क्या, कोई नहीं जानता। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि खेती प्रकृति के भरोसे होती है। खेती में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। भूमि की उर्वरता कितनी है, क्योंकि भूमि की उर्वरता अगर बहुत कमज़ोर है, वो आपने गन्ने की फसल बो दी तो गन्ने की फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, कई बार इसको आप बीमारी समझ लेंगे और बीमारी का इलाज करने लगेंगे, जबकि हकीकत क्या है कि ज़मीन में जीवांश कार्बन की कमी है और आपने गन्ना बो दिया है। तो गन्ने की ग्रोथ के लिए प्रॉपर जो उसको पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गन्ने की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इसी प्रकार खेत में पता चला भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे है, और ज़मीन में जहाँ पौधे की जड़ें हैं वहाँ पर पानी की कमी हो रही है, इसलिए पत्तियों में पीलापन आ रहा है और आप उसको बीमारी समझ रहे हैं, और अगला व्यक्ति वो बीमारी की दवा भी बता रहा है। तो भूमि की उर्वरता यानी जीवांश कार्बन, भूगर्भ जल स्तर, ज़मीन में पानी की सतह कितना नीचे, 30 फुट पर है, 40 फुट पर है, 200 फुट पर है, 300 फुट पर है। तो कई बार भूगर्भ जल स्तर की कमी से हमारी फसल में कुछ दिक्कत आती है। आप सिंचाई एक नहीं दे पाए, या सिंचाई में 4 दिन डिले हो गए और रूट जोन में जो है पानी की कमी हो गई, तो कुछ पत्तियों में सिम्टम्स ऐसे आए कि आपको लगा कि जैसे फसल मेरी बीमार है। कई बार हम सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं, पानी ज़्यादा भर गया और एरेशन की कमी हो गई और हम उसको बीमारी समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब वैज्ञानिक या अधिकारी आपके खेत में नहीं, आपकी फसल को डायरेक्ट नहीं देख पाता है और हम उसका उपाय वहाँ जा कर के उससे प्राप्त करते हैं, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो ये किसान भाइयों के लिए है कि इतनी चीज़ों पर गौर जरूर करें। आप एक बार ये देख लें कि मेरे खेत में जीवांश कार्बन कितना, और मिट्टी की जांच ना भी कराएं, 1 बिस्वा खेत में आप फर्टिलाइजर ना डालें और गेहूं की फसल बो दें, और उसका एवरेज देखें कि अगर आपका 14 से 20 कुंटल गेहूं होता है तो फिर आपकी जीवांश कार्बन 0.2 है। अगर 35 से 41 कुंटल हो जाता तो जीवांश कार्बन इतना है। अगर 55 से 56 कुंटल हो जाता तो जीवांश कार्बन इतना है। ये मैंने टेबल इसलिए बनाई है कि क्योंकि फर्टिलाइजर ना देने के बाद अगर हम गेहूं की फसल बोते हैं और फिर हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है उसके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन कितना है। मिट्टी की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। एक और विषय है कि जब ये जो भूमि की उर्वरता का विषय हुआ, फिर भूगर्भ जल स्तर का और जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी। आपके खेत में कोई कीड़ा लगता है और आप उसका उपाय करते हैं, और कई साल से आप कीड़ा मारते चले आए, हर साल आपको कीड़ा मारने की दवाई डालनी पड़ती है, तो रीजन क्या, परमानेंट इलाज उसका क्या हो सकता है। अब आपके खेत में कोई अमुक कीट लगता है और आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करना चाहते हैं, और जब जैविक खेती की ओर चले कीड़ा तो लगेगा। फिर आपके पास समस्या आ गई कि अब क्या करें, इस कीड़े का क्या निदान है, इस कीट को कैसे नियंत्रित करें। तो हमें देखना है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी, यानी खेत की मेड़ पर पेड़ हैं, सह फसली खेती करते हैं, हमारे खेत के आसपास और भी कुछ वनस्पतियाँ हैं कि नहीं हैं, वहाँ मेंढक है, वहाँ केंचुआ है, वहाँ तितली है, वहाँ मधुमक्खी है, वहाँ चिड़िया है। अगर आपके खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो चुकी है और आप परंपरागत खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर लौटना चाहते हैं, तो आप कभी कर नहीं पाएंगे। फिर तो वही होगा कि जैविक खेती में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन आप जैविक करते ही नहीं हैं, जैविक कर ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी, क्योंकि आपके खेत में कीड़ा लगना ही है और फिर आपको फसल को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड डालना ही है। तो हमको वहाँ की जैव विविधता को सुधारना है। और जैव विविधता कैसे सुधरेगी, मैंने कई वीडियो पहले ही बताया आपको कि खेत की मेड़ों पर पेड़ हो, खेत के आसपास अपने खेत में जलाशय हो या पड़ोस में कहीं जलाशय हो, कुल मिलाकर के आपके खेत के आसपास जलाशय हो, जलाशय में जलचर हो, पेड़ों में नपचर हो, और खेत में केचुआ हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, यानी जीव जंतु,
तब हम ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो विषय 3 है खेती में। अगर आपको झंझटों से मुक्ति पानी हो, लाभ की खेती की ओर आगे बढ़ना हो, तो जीवांश कार्बन की मात्रा को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए और भूगर्भ जल स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। ये ध्यान रखना कि जहाँ पर वर्षा कम होती है और धान गेहूँ बोने की आदत है, वहाँ पर भूगर्भ जल स्तर वर्ष दर वर्ष नीचे खिसक रहा है। कारण कि बारिश होती है 400 मिलीमीटर और हमें धान गेहूँ बोने की आदत है, तो वो जो भूगर्भ जल स्तर है वो 150 फुट पे, 200 फुट पे, 250 फुट पे, 300 फुट। तो जहाँ पर बारिश कम होती है, भूगर्भ जल स्तर नीचे है, तो वहाँ पर किसानों को धान और गेहूँ की खेती से बचना चाहिए। वो खरीफ में उर्द मूंग की खेती करें और रबी आकर के चना मटर की खेती करें। तो ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग है जिसमें मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने की बात करता हूँ और भूमि की उर्वरता, भूगर्भ जल स्तर, जैव विविधता को मेंटेन करने की बात करता हूँ। अगर हम अपने खेत में ये चीज़ें नहीं करते, जैसे कई बार मनुष्य के केस में क्या कह देते हैं कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे तो फिर चिकित्सक के पास कम जाना पड़ेगा। यही चीज़ खेती में भी है कि अगर हम खेत की उर्वरता को, खेत के भूगर्भ जल स्तर को, खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा देंगे, तो यानी कि मेरी खेती का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको खेती में फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।